रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव आप इस वक्त देख रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर ईरान में मौजूद हैं और अमेरिका और ईरान के मसाइल में मीडिएशन कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उसके अंदर मीडिएशन के लिए हमने IMF का दामन पकड़ा हुआ है। अब आवाज़ें बजट के करीब आते हुए बढ़ने लगी हैं कि ये मईशत हमारे गले में एक फंदा बन गई है। लोगों को सहूलत मुहैया करने के बजाय इसने लोगों को अजाब में मुब्तला कर दिया है। IMF टारगेट सेट कर रहा है और हुकूमत है कि लोगों का खून निचोड़ रही है। बाज़ मंचलों ने कहना शुरू कर दिया कि हमें OPEC का मेंबर बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमें तेल निकालना आता है तो लोगों में से हम तेल निकाल सकते हैं। ज़रा इस मुद्दे को भी उठाएंगे कि हम लोगों के मसाइल को हल क्यों नहीं कर पाते। हमारे पास सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब मौजूद है, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी व अवामी उमूर, बहुत शुक्रिया जी। सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो बारहा अब ये कह चुके हैं कि इस हुकूमत के पास का रोग नहीं है मामलात को संभालना। आपका भी बहुत शुक्रिया जी। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम अवामी मामलात भी आपके सामने रखेंगे। एक आपको छोटा सा क्लिप दिखाना चाहते हैं। 1000 अरब की ज़मीन सिर्फ चंद इलाकों में से वागुजार की गई। ये सिर्फ नाज़रीन 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की इमारत की बात नहीं है। 99 हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिसके बारे में अब CDA और हुकूमत में कह रही है कि इसके अंदर आपने इन्वेस्ट नहीं करना। ये ज़मीनें आप 1990 ऑनवर्ड्स देखें, यहाँ पर जो रकबा बढ़ा है वो कब्ज़े की ज़मीनों के हवाले से एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। चंद एक इलाकों के अंदर से ही 1000 अरब रुपए की ज़मीन वागुजार की गई। इसके ऊपर भी बात करेंगे। राना साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। ये लोगों को मुश्किल दे के कुछ आपको सियासी तौर पर फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल सियासी तौर पे ना फ़ायदा हो सकता है, ना हो रहा है, और ना ही हमारी ना ही किसी गवर्नमेंट की ये मंशा हो सकती है कि लोगों को जो है वो तकलीफ पहुंचाई जाए। लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की सहूलत के लिए हर चीज़ जो है वो की जाती है। अब वो दरअसल आप उसको जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेट आप उसको इस तरह से दिखाते हैं कि बस वो ऐसे लगे कि जी ये हुकूमत जो है ना लोगों को तंग कर रही है, लोगों को मुश्किल में डाल रही है। एक ही हुकूमत है इस वक्त, या तो 4 हुकूमतें हो तो हम कहें जी। तो हमारे पास जो हुकूमत, अगर उनकी हुकूमत होती तो हम उनसे बात करते। आप हुकूमत में जी और काफ़ी अरसे तो आप फरमाएं कि कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हुकूमत जानबूझ के कोई ऐसा अमल कर रही है जिस अमल की वजह से लोगों की ज़िंदगियों में आसानी की बजाय मुश्किलात आ रही हैं। अभी जो मार्केट्स के ऊपर आपने कदगन लगाई हुई थी, ताजर चीखे मार मार के उनका गला फटा, तो फिर आपने जाके तो सुन लें, अभी रिलीज़ किया। सुन लेना। अब उन चीखों का या तो आप उनको एनालाइज कर लें। मामला ये है कि ये पीक आवर्स में जबकि सोलराइजेशन के तहत जो बिजली आ रही होती है वो भी दिन के वक्त ख़त्म हो जाती है, तो उस वक्त फिर आपको वो यानी बिजली घर या कारखाने चलाने पड़ते हैं जिनका जो है वो रेट मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो फ़ी यूनिट बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से फिर बिलिंग में इजाफा होता है, बाकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो अगर ये लोगों से कहा गया कि भाई आप जो है वो जब तक ये क्राइसिस है इसका गैस का जंग की वजह से, तो हमें उन यानी महंगे फ्यूल के कारखानों को ना चलाना पड़े, तो आप मेहरबानी करें कि आप ये जो पीक आवर्स हैं इनमें कमी कर दें। पीक आवर्स जो है वो 6-7 बजे से लेके 10-11 बजे तक, तो इसमें आप कमी कर दें। तो आप मुझे बताएं कि अगर दुकान जो है वो अगर आप मुस्तकिल ये लोगों को ये बावर करवा देंगे कि जी बाज़ार जो है वो 8 बजे बंद हो जाएगा, आप यकीन करें कि जिसने सौदा ख़रीदना है, जिसने कोई चीज़ नहीं, वो 8 बजे से पहले आ जाएगा। अब आप चीखें मारते रहें और कहें कि जी नहीं हमने ये काम नहीं करना, और फिर उसके बाद बिल ज़्यादा आएगा। अच्छा, अभी आपने उस रिलैक्स कर दिया। रिलैक्स इसलिए कर दिया कि ईद के दिनों में जो है वो इस किस्म की रिलैक्सेशन क्यों अमूमन लोगों को आदत पड़ गई 8 बजे, आपने कह दिया वो 8 बजे तक वो सारी शॉपिंग कर ले। बहरहाल एक राय ये भी थी कि ये ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, और लेकिन बहरहाल ईद की वजह से ये किया गया है। तो ये कह रहे हैं जी कि मसाइल लोगों के कहाँ पे, हुकूमत को जानबूझ के तो नहीं करी। आपने ट्वीट में लिखा है कि जैसे हुकूमत जानबूझ के गर्दन के ऊपर पाँव रखा हुआ। शुक्रिया तलत भाई। पहली बात यह है कि ये इस हुकूमत का, शहबाज साहब का 5वां बजट है। 5वां बजट वो देने जा रहे हैं। अगर इनके अंदर कोई अहलियत होती तो 5वें बजट तक हमारे सामने आ जाती। कल के रोज अहलियत की क्या आज डॉन के अखबार का एडिटोरियल है
कि 17,000 अरब रुपए की शर्त रखी गई है IMF की जानिब से कि आपने इस साल टैक्सों में रिकवर करना है। ये जो हदफ दिया गया है ये पिछले साल के मुकाबले में 13% ज्यादा है। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। तो फिर ये 35-35 और 40-40 अरब रुपए के जहाज तो ना लिए जाएं। देखें ना, अगर हम वाकई सिंसियर हैं, लोगों के साथ सिंसियर हैं, तो इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो गदर मचा हुआ का कोई जहाज लिया गया है, कोई 40 अरब का भी जहाज लिया गया है, उसी के ऊपर गालिबन मरियम साहिबा गई होंगी आज़रबाईजान। वो 40 कितने अरब का है? कितने अरब का? नहीं, कल तक तो आप शोर मचा रहे थे कि जी 10 नहीं, बताइए कितने अरब का है? कल तक तो 10 अरब रुपए का लेना जायज बनता है? सुन ले ना, नहीं 10 अरब और 40 अरब में फर्क है ना। 10 अरब रुपए जो है वो फिगर तो $100 मिलियन बनता है, तो क्या वो लेना चाहिए? चले फिगर तो सही रखें आप। ठीक है, वैसे आप अगर कहें दोबारा भी आ जाएंगे, ठीक है, ये अपना जो है वो जहाज सारे बेच देने चाहिए। नहीं, खच्चरों और गधों के ऊपर जो है वो सवारी की जाए, कैसे ऐसा कर लें। अब कैसे आप डिफेंड कर सकते हैं इस किस्म की शहाना खर्चे? आप फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे देख लें, कोई इन पिछले 5 सालों के अंदर आप IMF मुतालबा करता रहा, आपने किसी चीज को जो बोझ है सरकारी खजाने पे, आपने कोई चीजें प्राइवेटाइज की? आप नहीं कर सके। लेकिन लिस्ट तो भी बनाई हुई है ना, लिस्ट बनाई हुई ये किया है, बता दें इनको। और देखें, अब बात ये कि अगर हम एदादो शुमार उठाकर देखें, पिछले 3 सालों के अंदर इस मुल्क में बिजली कितनी महंगी हुई है जब से आपकी हुकूमत आई है, गैस कितनी महंगी हुई है। आज एक आम आदमी अपने घर का किचन का खर्चा नहीं चला पा रहा, स्कूल के बच्चों की तनख्वाहें नहीं दे पा रहा। इनका मानना ये है कि हालात अगर ऐसे हैं, साहब देखें, बात ये है कि अगर तो मुझे आप अच्छे नहीं लग रहे या मैं आपकी जगह पे आना चाहता हूं, तो फिर तो आप जैसे भी हो, फिर तो मैंने ये कहना ही कहना है। वाला प्रोसेस भी आपने खराब कर दिया ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी आपने खराब कर दिए। लोगों ने तो फैसला दे दिया था, उसका भी हाल आपने फॉर्म 47 नहीं, तो जिनका बहुत ज्यादा जो है वो कहते हैं फ्री एंड फेयर, जब वो आए थे तो फिर उस वक्त वो फ्री एंड फेयर, उस वक्त 2018 में भी RTS फेल हुआ, हमें ये मानना पड़ेगा। तो क्या आपने जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, आज क्या आप उस पर अमल पे रहे? नहीं, तो मामला ये है, वोट को इज्जत दो का बोझ तो आपने अपने कंधों पर उठाया। बात सुने ना, अगर उस वक्त जब वो RTS बैठा के आए थे और 4 साल तो आपने यही कहा था, सुन लेना, सुन PDM बनी थी, हमने कहा था तो वो मान लेते उस बात। क्या उस चार्टर उस वक्त हमने उनको कहा था ना कि बैठे और बैठ के इसके ऊपर मामला फहमी कर लेते, लेकिन बुनियादी बात अब उस वक्त नहीं किया। अब बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, मामला ये है कि अगर तो बात यही है कि मुझे आप अच्छे नहीं लग रहे, तो इसलिए मैंने जो है वो पलटा देना। हमारे अच्छे लगने की बात ही नहीं है, पाकिस्तान के लोगों का जो फैसला है उसके सामने सरे तस्लीम खान करना पड़ेगा। वो हमारे हाथ में हो, वो आपके हाथ में हो। बिस्मिल्लाह, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में आप बताएं, बिस्मिल्लाह कि जी बजट में चलो पिछले साल को ले लें या इस साल की तजवीज़ सामने रखें कि जी गवर्नमेंट ये करने जा रही है, ये गलत है। अभी मैंने शुरुआत ही उससे की है, 17,000 अरब रुपए के आप टैक्स लगा रहे हैं। सुन लेना, अब उसके अंदर आप बताएं कितने हजार के लगाएं? नहीं लगाने चाहिए, IMF को छोड़ना चाहिए, इसलिए सुन लेना। नहीं, अब आप सुने ना, IMF को छोड़, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, अब अगर ये देखिए मेरा आर्गुमेंट इंटेलेक्चुअल लेवल ये है कि IMF को जोड़ ले। इंटेलेक्चुअल लेवल मैं अभी आपको बता देता हूँ राना साहब, जरा सीनियर है मेरे। मुझे आप ये बताएं कि 12,000 का है IMF IMF ने गलत कहा, बताएं कितने हजार के लगाएं, बताएं। देखें, इस वक्त सबसे पहली जो चीज है, जो सीरियस इकोनॉमिस्ट हैं इस मुल्क के, खुर्रम हुसैन साहब हो गए, साकिब शिरानी साहब हो गए, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे इस चीज के ऊपर कि पाकिस्तान की मैशत एक नेगेटिव लूप में फंस गई है। ठीक, आपकी इतनी लो टैक्स बेस है कि जिसके ऊपर आपने टैक्सेस लगा लगा के उनकी कमर तोड़ दी है। आज पाकिस्तान एक सेकंड, आज पाकिस्तान में दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा टैक्सेशन है कारोबारी तबके पे, वो पाकिस्तान में। सैलरीड क्लास जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रही है वो पाकिस्तान में। सारी मईशत का जो बोझ है इस वक्त तनख्वाहदार तबके ने अपने कंधे पर लगाया है। आप बताएं ना, बताएं। लेकिन सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज कि आप सादा सा हिसाब है, अखराजात कम करेंगे तो आपको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात, अखराजात कम करने जनरल स्टेटमेंट में नहीं कर, आप ये बताएं, सबसे पहला क्या खर्चा कम कर, जहाज लेना बंद करें। अच्छा जी, चले ठीक हो गया। क्यों लिए आपने? तो क्यों का जवाब बाद में देते हैं। नहीं बताया, पहले आपने कहा कि पैसा है, जहाज आप उसको लल्लो तल्लो में उड़ा रहे हैं, सुन ले, तो फिर किस तरह जहाज लेने बंद? अच्छा, आपने 550 अरब रुपया उठाकर M&As की तरक्याती स्कीमों में डाल दिया। आप मुझे बताएं उसकी
ऑन रिकॉर्ड ये बातें हैं कि आप राना साहब, आप भी इसी निजाम का हिस्सा है, मैं भी इसी निजाम का हिस्सा हूं। 30 से 40% उन तमाम एलिगेशंस के अंदर पैसा खाया जाता है। देखिए बात सुने, ये इस तरह की, देखिए मेरी बात सुने, अब आपने जब आपको कहा ना कि ज़रा स्पेसिफिक बात करें, तो अब आप उनमें से सारे इस, यानी देखें ना प्रोपेगेंडा कितना बड़ा वो जी बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। पेट्रोल अगर महंगा हो जाए तो इसका मतलब है कि हुकूमत डाकू है। ये मियां नवाज शरीफ साहब की कई भी बातें, ठीक है, ये बातें मरियम नवाज साहिबा की कई भी बातें। चले बात, तो आज अगर पेट्रोल और डीजल बढ़ रहा है, सुन लेना, $10 अगर सियासतदान एक दूसरे को इन अल्फाज से याद करते हैं तो ये बात मुनासिब तो नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने की, चले मरियम नवाज साहब ने, चलो दूसरों ने क्या उनको क्या कहते रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लेके, उनका हवाला देके कभी भी उनके खिलाफ बात की हो तो मुझे आज जो उनके साथ सलूक कर रहे हैं, वो दिखाएं। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत मिली। आज इमरान खान की सेहत खराब है, नहीं इमरान खान उसकी आंख जाया होने वाली है, इजाजत दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट अदालतें 27वीं तरमीम के बाद आपने छोड़ी है, कौन सी अदालत के पास जाएं? अच्छा, मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब से आपकी उस वक्त ठीक थी जब हर जज जो है, जब वो घर से आता था ना कोर्ट में, तो अगर उसके रेड अलर्ट नहीं चल रहे थे तो घर वाले पूछते थे कि आप कोर्ट गए या किसी और जगह गए, आप किधर है? लेकिन मुझे ये बताएं, सियासतदानों को छोड़ दें, मुझे बताएं, सियासतदानों को छोड़ दें, मुझे ये बताएं, ईमान मजारी जेल में पड़ी है, केस नहीं लग रहा, तो हम क्या समझें कि अगर मैं बहस को आवाम की तरफ वापस, अच्छा देखें, ये जनरल प्रोपेगेंडा ना हर चीज तबाह हो गई है। हमने कैसे नहीं हुई, फिर ना लगाएं टैक्स, और फिर बात ये है लोगों को रिलीफ दें, बिजली सस्ती करें, गैस सस्ती करें, पेट्रोल सस्ता करें। इंडिया में पेट्रोल महंगा हुआ उस तरह जिस तरह पाकिस्तान में होना पड़ा। लेकिन जो आपने पेट्रोलियम लेवी लगाई है, सारा कुछ वो पेट्रोलियम लेवी नहीं, सुन पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी है। सारा कुछ हो जाए आपकी नजर में, ये तबाही रुक नहीं सकती मां सवाए इसके कि आपको गवर्नमेंट में उठा दिया जाए। बिल्कुल भी नहीं, ये गल नोट कर लो, ये मुतालबा है ही नहीं। जो ताकि गवर्नमेंट ये नहीं होगी, उधर ताकि तबाही है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने 18 से 25 साल जो है वो वोटर की उम्र बढ़ानी है। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट थे, आप ही ने कहा था, नहीं बिल्कुल नहीं, आपने कहा था, फिर बाद में बिल्कुल नहीं कहा आपने। सलीम साफी साहब के प्रोग्राम में बिल्कुल नहीं कहा, वो सुने, मैंने सुना है, हाँ मैंने सुना, उसमें आपने यही बात कहा कि एक राय मौजूद है कि वोटर की जो उम्र है वो 25 साल तक बढ़ा दी। राय अगर मौजूद है, अब इस तरह की राय जहां मौजूद होगी, वो इसी वजह से मौजूद होगी ना कि आप खौफ का शिकार हैं। बिल्कुल नहीं, हमने खौफ का शिकार नहीं। अब तो फिर क्यों करोड़ों लोगों को वोटर लिस्ट से निकालने की जो राय किसकी तरफ से? जमहूरी जमात की जानिब से है। ये आप जैसे लोग ही बात करते हैं, हम जैसे लोग बात करते हैं। किसने की है? बिल्कुल अपोजिशन में से किसने की? नहीं, अपोजिशन में फिर ये जो हुकूमत में, ये मुस्लिम लीग नून की राय है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पीपल्स पार्टी की राय है? बिल्कुल। तो फिर किसकी राय है? तो ये अगर राना साहब इजाजत दें, सुन ले, अगर मुझे इजाजत दें, मैं मामले को दोबारा आवाम की तरफ लाना चाहता हूँ। राना साहब, मैंने तो कम से कम ये नहीं कहा कि सारा कुछ तबाह हो गया, मैंने सिर्फ आवाम की मुश्किल नहीं, ये कह रहे हैं तबाह हो गई, मुश्किलात इनको हर चीज जो है ना वो तबाही नजर आ रही है। पाकिस्तान इनको गवर्नमेंट में बैठा दें, ठीक हो जाएगा सारा। 47% पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक हैज गॉन बिलो द पॉवर्टी लाइन। अलाउ मी कभी आप वर्ल्ड बैंक को मानते नहीं है, मैं फिगर्स कोट कर रहा हूं, एदाद-ओ-शुमार बता रहा हूं कि पाकिस्तान में गुर्बत के साथ बढ़ गई है। जिनको आप गलत तस्लीम करते हैं, उनके आपने अपनी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स डेटा पे क्यों यकीन करते हैं? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की माननी है। खोखर साहब, पाकिस्तान पीबीएस की एदाद-ओ-शुमार है, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ गई है। देखिए बात ये है कि इस किस्म का जो प्रोपेगेंडा है ना, वो जनरलाइज करना चाहिए। सड़क पे निकल जाए, मैंने जब आपको कहा ना कि आप स्पेसिफिक आए तो दो बातें आप कर सकें। एक आपने कहा कि जी वो जहाज एक्सपेंडिचर कम करें, सुन लेना, तो बताएं कहां से कम करें, कहां पे जो है वो एक्सपेंडिचर जो है अगर आप ग्रांट्स के अंदर पैसे देंगे, हाँ, एमएनएस को पैसे देंगे, हाँ, अगर आप सुन लें, अब सुन लें, एमएनए आप भी रहे हैं एक मरतबा या आप सेनेटर रहे हैं। देखिए जी मामला ये है कि अगर एक एमएनए या एक एमपीए जो है, अगर वो अपने हलके में इलेक्शन लड़ता है, लोगों के पास जाता है
और अगर वहाँ पे जो छोटी छोटी स्कीमें जो हैं वो कोई गली है, कोई सड़क है, का काम है। और भाई लोकल गवर्नमेंट का काम है, तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आप नहीं करा सके, यानी कि देखें ना जमहूरी जमातें किसी एक बात पे रुके ना, तो मैं अब किसी यही कह एक रहा हूं, बात पे रुके आप, किस बात पे रुकूं? लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन इस बात पे आप रुक जाए। देखें तो ये एमएनए का काम है कि वो सड़कें नालियां ठीक कराएं, जो ये ये प्रोपेगेंडा है ना, देख सुन ले, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करा दे, फिर पंजाब में नहीं है लोकल, सुन ले ना, जो ये प्रोपेगेंडा है ना कि हर चीज तबाह हो गई है, वो तो नहीं खत्म हो सकता उस वक्त तक जब तक आप ना आ जाए। नहीं बिल्कुल इस किस्म का कोई मुतालबा और ख्वाहिश भी नहीं है। नहीं ख्वाहिश है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियां इंप्रूव करें, उन्हें थोड़ा सा रिलीफ दें। ऐसे ही लोग कहते हैं कि ख्वाहिश बिजली के बिल लोग नहीं दे पा रहे हैं, गैस के बिल नहीं दे पा रहे हैं, सारी दुनिया दे रही है, फीसें नहीं दे पा रही, सारी दुनिया दे रही है, आपसे मुश्किल है, आप देखिए आप नहीं दे पा रहे, की तादाद इनको बिजली के बिल देने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुस्तफा नवाज, लेकिन ये हमारी बात तो नहीं है, मुस्तफा नवाज नवाज शरीफ साहब को कोई तकलीफ नहीं आ रही, बिल नहीं दे पा रहे हो, इतना जुल्म हो गया है। अगर इफ यू अलाउ मी, अगर रान साहब मैं आपसे पूछ पाऊं कि ये जो अवाम वाकईतन मुश्किल में तो है, आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा प्लान है जिससे ये तकलीफ जो है थोड़ी सी कम हो, या कोई वे फॉरवर्ड हमें नजर आए? क्योंकि अभी तक जो हम सुनते हैं वो ये सुनते हैं कि IMF ने हमें टारगेट्स दिए हैं, जंग लगी हुई है और हमारे पास रूम टू विगल नहीं, हम मूव नहीं कर सकते। कोई प्लान है आपके? IMF के टारगेट्स जो हैं वो अपनी जगह पे, IMF का चुंगल जो में इस मुल्क को जिस तरह से फंसाया गया, वो मैं उस बहस में नहीं पड़ता कि ये किसका कारनामा है। IMF से जान छुड़ाने और इस बजट में लोगों को रिलीफ देने का जो हमारा या मौजूदा गवर्नमेंट का जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां शहबाज शरीफ। अच्छा, मुझे कह रहे थे राना साहब के IMF का जो है अब खुद कह रहे हैं IMF के चुंगल से लोगों की जान छुड़ाना, तो और मुझे कह रहे थे कि देखिए ना IMF वो जो आपने गलत बात ये कर रहे हैं कि हम IMF चले गए। अच्छा, ये प्रोग्राम जो है ये इसके ऊपर पूरी जो है वो तैयारी मेहनत हो रही है, लेकिन इसमें ये जो जंग की वजह से सूरत हाल पैदा हुई है, उसकी वजह से थोड़ा हो सकता है कि जहाँ तक हम टारगेट कर रहे थे, जहाँ तक हमारी ख्वाहिश थी, शायद जंग के असरात सिर्फ हम पे पड़े हैं। उस हद तक जो है इंडिया में पेट्रोल डीजल की कीमत उन्होंने पिछले हफ्ते सिर्फ 3 रुपए बढ़ाई है। हाँ जी। पाकिस्तान में कितने 200 रुपए आप बढ़ा चुके हैं? अब मुझे बताएं, रिजर्व जरा ज्यादा थे बट दे दिया। अच्छा, बांग्लादेश पर ले लें, देख ना, बांग्लादेश प्रोपेगेंडा करना है ना, श्रीलंका ले लें, जो बात रीजन के अंदर कहीं एकतरफा तौर पे इस बात की बांग्लादेश यानी लोगों को जो सुन ले, उनके गले में पड़ जाएगी जैसा 2022 की सब्सिडीज हमारे गले में। लोगों को इकोनॉमी को पॉइंट इज कि यानी अगर मकसद है ना लोगों को गुमराह करना, तो ये जनरल बातें करी जाए, हाँ जी ये कर दे जी, वो रोड 3 रुपए बढ़ाई, रोड 2 रुपए बढ़ा दी। अच्छा, अब पता इनको है कि उन्होंने क्यों बढ़ाई है और इधर क्यों बढ़ी है, और वो इधर इसलिए बढ़ी है कि 5वां बजट है आपका, और 5 बजट देने के बावजूद आप इकोनॉमी को नहीं ठीक डायरेक्शन में डाल रहे। जब हमारे पास था 5 बजट तो हो गए, 18 में 5 बजट के अलावा और क्या चाहिए? इकोनॉमी भी ठीक थी, मुल्क ठीक चल रहा था, आप लोगों ने उस वक्त एक्सपोर्ट्स आपने बढ़ा ली, प्रोपेगेंडा करके, एक्सपोर्ट्स बढ़ा ली, से लोगों को गुमराह करके, और आपने जो RTS बैठा के जो नमूना जिसका आपने तजर्बा किया था, उस नमूने की वजह से अब मुल्क जो है वो इस बहरान का शिकार। उस वक्त भी RTS ये सारा जो है, आज भी RTS के फेलियर का मुखालिफ हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त आप वोट की इज्जत दो के नारे पर थे, आज आप उस नारे पर नहीं हैं। मैं आज भी अपनी पोजीशन पे खड़ा हूं। मामला ये है कि हम तो आपको कहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल कहीं ना कि 2024 का इलेक्शन गलत था, हम वोट को इज्जत एक दिन दिला के रहेंगे। कभी जो है वो रिटर्निंग, मैं उस वक्त भी साकिब निसार के खिलाफ था, कभी कोई आज भी क्रिटिसाइज करता हूं जुडिशरी को। इसके ऊपर जब तक पॉलिटिकल पार्टी, जब तक पॉलिटिकल लोग बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, इसका कोई हल नहीं। हम तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहते। प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमने बगैर किसी कंडीशन के इनको यहां तक कहा कि अगर आप मेरे पास नहीं आना चाहते, स्पीकर आपने ऑफर एक्सेप्ट की, आज तक खामोश दौड़ी लगा दी उन्होंने। लेकिन साहब यू अंडरस्टैंड, इनका ख्याल था कि हम ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं आज भी इस बात पे कायम हूं। पीटीआई के इश्यूज, जब आप कहें यू अंडरस्टैंड दैट प्राइम मिनिस्टर आपको मिलने को तैयार है। कहां ऑपोजिशन लीडर के चैंबर आने के लिए तैयार है प्राइम मिनिस्टर? क्यों ऑपोजिशन के चैंबर क्यों है? स्पीकर वज़ीर-ए-आज़म से अगर मुलाकात करनी है तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वो वज़ीर-ए-आज़म का कोई मिल्कियत है, तो स्पीकर के चैंबर में मिलेंगे, उसका घर है, उसका स्पीकर के चैंबर में मिलेंगे, किसके चेयरमैन सेनेट के चैंबर में मिलेंगे। बात सुने, देखिए ना, हम तो पार्लियामेंट के मेंबर हैं,
नहीं तो जब हम आपको ये तो नहीं कहते हमारे घर आ जाए, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट तो वो ऑफिसर्स हैं। सुन ले, वजीर आजम ने जिस दिन बजट पास हुआ है उस दिन वो इनसे मुराद, यानी ये तो अब वैसे ही साथ हैं वैसे साथ मुझे समझ नहीं आई। अपोजिशन जो है वो इनकी सीट्स पे गए और जाके, हालांकि उस दिन सारा दिन जो ये तकारीर करते हुए अपनी जगह पे, उन्होंने इनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें कहा कि हमें डायलॉग करना चाहिए। अगर आप मेरे पास तशरीफ़ लाना मुनासिब नहीं समझते तो स्पीकर चैम्बर में आप रोज़ जाते हैं, स्पीकर साहब को मिलते हैं, तो आपको वक्त तो आपकी ये शर्त नहीं है मुझे यहाँ पे बुला लें, मुझे बुला लें यहाँ पे। आपकी कोई शर्त नहीं है कि वज़ीर आज़म हाउस आए? वज़ीर आज़म ने ये खुद कहा है कि स्पीकर के चैम्बर में या चेयरमैन सेनेट के हो सकती है, बिल्कुल, तो फिर कराएं। नहीं, वज़ीर आज़म ने खुद कहा है, तो फिर नहीं, आपके इल्म में नहीं है ये? मेरे इल्म में है। तो बस ठीक है। उन्होंने पहले भी बात जब की कैबिनेट के अंदर, उन्होंने बात की, हमने बगैर किसी शराइत के हमने कहा कि अच्छा, आप देखिए उनके बड़े मसाइल के लिए है ना, उनका मेरे साथ बराह रास्त रब्ता है, वो किसी इजाज़त के इंतज़ार में है कि वहाँ से इजाज़त आएगी तो फिर मिलेंगे। और अडयाला की बात करें ना, नहीं, मुझे भी पता है, आज काफ़ी और भी गुफ्तगू हुई है राना साहब की, मेरे भी इल्म में है, लेकिन उसके अंदर देखिए मुझे ये नज़र आ रहा है, मुझे फ्रैंकली ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत के पास वो स्पेस ही नहीं है। हर हफ्ते ये तशद्दुद करते हैं, कारकुनों की गिरफ्तारियां करते हैं। एक शख्स पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडर है, चाहे आपका उससे इख्तलाफ हो, वो जेल में पड़ा हुआ है, उसको इलाज की जरूरत है, कोई जो उसके हकूक हैं जेल मैनुअल के तहत, उससे ज्यादा वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है। वो बिल्कुल पॉलिटिकल लीडर नहीं है। पाकिस्तान के लोगों ने उसको वोट दिया, आप कहते हैं पॉलिटिकल लीडर नहीं। वो पॉलिटिकल मियां नवाज शरीफ साहब से मेरा इख्तलाफ हो, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है। आसिफ जरदारी साहब से हमारा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडर तो है ही। मुल्क के कैपिटल के ऊपर जो है वो मसल्ला यलगार कर सकता है। आपने लॉन्ग मार्च नहीं किए, आपने सुप्रीम कोर्ट पे यलगार नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे किसने यलगार जो है सुप्रीम कोर्ट पे यलगार किसने की? कोई कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट 9 मई को कर सकता है, अपने अदारों पे को हमले कर सकता है, उनकी अपनी हुकूमत, अपनी पार्टी। लेकिन 9 मई को आप लॉन्ग मार्च से तो ना कंपेयर करें। नहीं, लेकिन अब सियासत के अंदर वायलेंस की 25 मई को 9 मई से नहीं है, और जो भी वायलेंस करे वो लॉन्ग मार्च से कर सकते हैं, या ये 24 नवंबर जो हुआ है वो कर सकते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट जो है उसकी तो इजाजत होनी चाहिए। ये प्रोटेस्ट नहीं, वायलेट प्रोटेस्ट भले उसकी नहीं, ये साहब देखें, आपने टीचरों के ऊपर तशद्दुद कर दिया, आपने डॉक्टरों के ऊपर तशद्दुद कर दिया। पॉइंट इज कि आप ये तो फिर ये जनरलाइज प्रोपेगेंडा है। तमाम के तमाम ग्रुप्स जो थे ये रियासत को चैलेंज कर रहे थे, कोई टीचर उस्ताद भी नहीं। अब आप कुछ नहीं, आप पंजाब में देखें तो सही, वहां पर लाहौर पंजाब बैंड ऑर्गेनाइजेशन बैंड, फिर मुझे ये बताइए आप बैंड ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिफेंड करेंगे? बात बड़ी सिंपल सी है कि क्या आज पाकिस्तान में कोई किसी फ्रीडम टू डिसेंट अवेलेबल है? आज ईमान मिजारी क्यों जेल में पड़ी हुई है, बताइए क्यों पड़ी है जेल? अच्छा, अब मैं फ्रीडम ऑफ डिसेंट आपको बताऊं, ये प्रोग्राम लाइव गया, You have spoken your heart out. Yes, I have. अगर इससे ज्यादा फ्रीडम नहीं है, मुझे नहीं समझ आती इससे ज्यादा आपको क्या इतना ज्यादा झूठा प्रोपेगेंडा के खिलाफ, और जो है आप कहते हैं कि वो प्रोपेगेंडा है, ये लाइव शो है, लाइव शो है, जर्नलाइज प्रोपेगेंडा, और अभी इनको इजाजत नहीं है। लाइव शो है, समा के ऊपर लाइव शो है, और ये आपने जो कुछ कहा हमने, और इसमें आपने यानी कि आपने वो डिस्कनेक्शन की है पब्लिक के इश्यूज के साथ, जो दूध और शहद की इस मुल्क में नहरें बह रही हैं, कौन सी बह रही हैं? वो झूठ जो आपकी नेचर के खिलाफ आपने वो भी बोल नहीं, फिर आप कहते हैं ऑन दिस हैप्पी नोट, और फिर क्या आजादी? आपने दूध और शहद की जो नहरें वो लोगों के सामने, आई हैव टू लीव इट देयर। प्रोग्राम जारी। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने अवाम के हवाले से बड़ी धुआंधार बहस सुनी। अवाम मुश्किल में भी है, लेकिन बाज़ हिस्से जो हैं अवाम के, चाहे वो उमरा हों या दरमियाना तबका हो या बज़ाहिर गरीब लोग हों, वो बुनियादी तौर पर रियासत की ज़मीन के ऊपर कब्ज़े करने के जो मौक़े हैं अगर उनको मिलें तो उससे वो सरफ नज़र नहीं करते, उसको इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। एक एदाद व शुमार हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि 1000 अरब रुपए की ज़मीन इस्लामाबाद के चंद हिस्सों में से वागुज़ार करवाई गई। तकरीबन 422 एकड़ ज़मीन से 422 एकड़ ज़मीन से तजावज़ात का ख़ात्मा किया गया है। और जो हाउसिंग स्कीम्स का स्कैंडल मैंने आपको इंटरव्यू में बताया था, 99 हाउसिंग स्कीम्स
जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो गैर कानूनी है, उसके अंदर आपने इन्वेस्ट नहीं करना। इस्लामाबाद एक छोटा सा शहर है, ये अरबों खरबों रुपए की ज़मीन बनती है। हो क्या रहा है, लोग ये कहते हैं हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। शहजाद अली साहब इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है उसके ऊपर भी ये फॉलो कर रहे हैं स्टोरी को, लेकिन मैं ज़रा इनको सबर्बन एरिया के अंदर ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे अभी ये मौजूद है। शहजाद बहुत शुक्रिया। एक तो आप ये बता दें कि आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ पे खड़े हैं? जी सर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सैदपुर विलेज इस्लामाबाद में, और आज दिन भर मैंने जो है तकरीबन 5 से 6 घंटे सीडीए का जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वहाँ पर गुजारे। और मेरी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट कामरान बख्श से जो गुफ्तगू हुई उसमें उनसे मैंने ये सवाल किया कि ये जो सीडीए का ऑपरेशन है ये किन किन इलाकों में जारी है, कितनी ज़मीन अब तक सीडीए वागुजार करवा चुका है और कितने लोग इसमें मुतासिर हुए हैं। ज़रा उनका जवाब सुनिएगा तले साहब। सीडीए ने ऑपरेशन का आगाज किया है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में, अब तक कितनी ज़मीन वागुजार करवाई, कितने लोग इस ऑपरेशन से मुतासर हुए और किन किन इलाकों में ऑपरेशन किया गया है? जी वालेकुम अस्सलाम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये रिसेंटली जो गवर्नमेंट जब से चेंज हुई है तो आपने देखा है इनके आने से जिस तेज़ी के साथ सरकारी ज़मीनों को वागुजार कराया जा रहा है, शायद मैं समझता हूँ इस्लामाबाद की हिस्ट्री में ये पहले कभी भी नहीं हुआ। तो इस शहर में हमने हज़ारों एकड़ के हिसाब से हज़ारों कनाल हमने वागुजार करा ली है जगह। जीटी रोड तनौल के राइट ऑफ वे में दोनों साइडों पे ह्यूज किस्म की इंक्रोचमेंट थी। 74 एकड़ जो जगह हमने वागुजार कराई इंक्रोचर से। इसी तरह सैदपुर गांव का बड़ा चर्चा आपने भी सुना होगा कि उधर हमने किया, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो चुकी थी। हमारे पास गूगल इमेज है कि जो 2005 में जब ये अवार्ड लिस्टें बनी तो उस वक्त ये कितना गांव था, तो उनसे हमने 46 जो अराजी जो है हमारा जंगलात का एरिया, ग्रीन एरिया है, 46 एकड़ जो है ना हमने उनसे वागुजार कराई है जगह। इसी तरह जीटी रोड रोआत तकरीबन 12 एकड़ जगह जो हमने उधर उस एरिए से खाली करवाई है। इसी तरह कुरी रोड पर कायम जो है 9 एकड़ जगह हमने जो मवेशी बाड़े लोगों ने बनाए हुए थे, बड़े बड़े डेरे बनाए हुए थे लोगों ने। रावल टाउन के जो कुरंग नाला है ना उसके साथ 7 एकड़ जगह हमने वागुजार कराई है। इसी तरह मारगला टाउन में 11 एकड़ ज़मीन वागुजार कराई। बड़ी माम में हमारा काफ़ी लंबा ऑपरेशन चला है, तो उसमें हमने 612 एकड़ जो है ना जगह हमने लोगों से खाली करवाई है। सरकार की जगह जो एक्वायर शुदा लैंड थी क्लियर कट, वो सीडीए ने जब 5-6 वार्ड किए मुख्तलिफ सालों में, 90, 59 में, 62, 64 इस तरह, ठीक है। तो वो सारी जगह एक्वायर शुदा थी, सीडीए उसको एक्वायर कर चुका था, जो कंपनसेशन देनी थी दे चुका था, लेकिन लोग स्टिल बैठे हुए थे। तो शहजाद अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, चलो ठीक है, उन्होंने एदाद शुमार दे दिए। जो लोग कहते हैं, मसलन बरी इमाम का जिक्र किया, वो कहते हैं ये कि ऑपरेशन जो है ये तो हमारी आबाई ज़मीन है, इसके ऊपर कोई बात हुई उनसे? जी बिल्कुल सर, इस पर मेरी बात हुई तले साहब बड़ी तफसीली, और सीडीए ने यह बताया कि जो अवार्ड हुआ था 1961, 63, 63 और 64 में, उसके तहत जो है वो तमाम जो यहाँ पर बिल्ड ऑफ प्रॉपर्टी थी उनको जो है वो मुआवजे अदा कर दिए गए थे। और उसके बाद जो है वो इन लोगों से जो है वो डॉक्यूमेंट साइन करवाया गया था कि जब सीडीए ये ज़मीन चाहेगा इनसे खाली करवा लेगा। लेकिन जब सीडीए ऑपरेशन के लिए तकरीबन 40 से 50 साल बाद वहाँ पर पहुँचता है तो जिन लोगों के साथ एग्रीमेंट करवाए गए थे, ज़्यादातर तादाद उस पर से जो उनके आबाओ अजदाद थे या बुजुर्ग थे वो वफात पा चुके थे। जिसके बाद जो है वो उनकी जो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन थी, उन्होंने ये क्लेम किया कि जी मुझे पैसे नहीं मिले, मेरे भाई को नहीं मिले, मेरे इस तरह के क्लेम सामने आए। और सीडीए ने 2025 में नवंबर के में ये इश्तिहार दिया था कि जिन लोगों के क्लेम्स अभी तक अदा नहीं हुए वो सीडीए की जो कोर्ट है, मजिस्ट्रेट है सरदार आसिफ, उनके डायरेक्टरेट से रब्ता करें। और तकरीबन 126 अफराद ने उस वक्त जो है वो सीडीए से रब्ता करके अपने क्लेम जमा करवाए, जिन पर जनवरी 2026 में सीडीए ने फैसला भी दे दिया। और तमाम अफराद जिनके ऑर्डर्स आए थे उनमें से कोई भी शख्स हैरत अंगेज तौर पर आगे उसको लेकर कोर्ट में नहीं गया। सीडीए ने जो फैसला दिया उसी पर वो लोग या तो चलेंगे। और इससे पता ही चला कि उनके क्लेम्स में ज़ाहिर कानूनी जान नहीं होगी तभी तो नहीं लेके गए। लेकिन क्या आपने उनसे पूछा कि सारा काम जो है, आपको पता है इस्लामाबाद में आप भी रहते हैं हम भी रहते हैं, आप एक अगर तख्ती भी लगाए ना अपने घर के बाहर सीडीए की लैंड के ऊपर तो वो उखाड़ देते हैं, जुर्माना कर देते हैं। ये क्या आपने उनसे पूछा, ये क्या नाम आपने बताया था चौधरी कामरान बख्श से, कि सरकारी एहलकारों कामरान जी कामरान बख्श साहब ये क्या मुलव्वस नहीं थे इस सारे काम के? आपने पूछा उनसे?
जी तलत साहब, ये इंतहाई दिलचस्प क्वेश्चन था और ये मैंने कमरान से बिल्कुल पूछा और उन्होंने ये बताया मुझे, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट ने, कि इसमें एक बड़ी तादाद जो है वो सीडी अफसरान के साथ साथ सरकारी एहलकारों की थी। इस पर ज़रा कमरान साहब का बड़ा दिलचस्प जवाब है, वो भी सुनिएगा प्लीज़। एक एक बंदे को हमने चेक किया है, देखा है, उसमें अब वो आप हैरान होंगे कि कितने लोग जो है वो सरकारी महकमों से जिनका तल्लक था वो उन्होंने उधर घर बनाए। क्या नंबर था जो सरकारी महकमे वाले थे, कोई नंबर? उसके वो तो हजारों में हो गए, 1000-1500 तो बंदा होगा मेरे ख्याल है जो सरकारी मुलाजमीन थे। सीडीए के भी थे उसमें सीडीए के भी थे, पुलिस में भी थे, तो मुख्तलिफ महकमों थे। अब मैं वो आपको सीडीए के भी थे, ठीक है, सीडीए के भी थे, बहुत कम थे सीडीए के, उसके कंपैरेटिवली दूसरे इदारों के बहुत ज़्यादा थे। फिर हमने उन लोगों के आईडी कार्ड लिए, उनके इदारों को भी लिखा, उनके इदारों को भी हमने लिखा और FIRs भी दी हैं। हमने 12 FIRs दी हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कि जो सरकार का वो नाम इस्तेमाल करके उन्होंने जगह पे कब्जा किया हुआ था, उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। लेकिन शहजाद, मेरा सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जवाब बड़ा इनका दिलचस्प है। वो कतरा रहे थे उन डिपार्टमेंट्स के लोगों का नाम लेने के लिए और आपने बीच में जिक्र भी किया 2-3 डिपार्टमेंट्स का। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो इतने तवील अरसे से इनक्रोचमेंट हो रही है और कुछ छोटी मोटी लैंड नहीं है, आप जिक्र कर रहे हैं 1000 अरब की सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जे हैं, 422 एकड़ ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो ये जो तमाम इदारे काम कर रहे थे, ये सोए हुए थे? आपका तजिया क्या है इसके बारे में? सर जी, इसमें तलत साहब देखें, सिचुएशन इस तरह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि एक तख्ती क्या, आप अगर एक ईंट भी इस्लामाबाद में लगाते हैं तो फौरी तौर पर सीडीए की टीमें, मुतल्लिका इंस्पेक्टर, मुतल्लिका डायरेक्टरेट जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन इसी शहर में आपने देखा कई हाई राइज बिल्डिंग्स और कई ऐसी कॉलोनियाँ, ऐसी सोसाइटियाँ बन गई जिन्हें बाद में रेगुलराइज किया जाता है, या अभी भी कई सोसाइटियों और कई इमारतों के जो केस हैं वो पेंडिंग हैं। उसमें सीडीए के मोस्टली एहलकार मुलव्वस होते हैं। इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ इमारतों के जो केसेस थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए और अक्सर में सीडीए के जो अपने अफसरान थे वो मुलव्वस पाए गए, जिनको सजाएं भी जो है वो दी गई। अब भी जो सिचुएशन है, मैंने कमरान साहब से बिल्कुल कैटेगोरिकली ये क्वेश्चन किया था कि आपके कितने लोग जो है वो इसमें मुलव्वस थे और कितनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कमरान साहब ने सरफे नजर किया तकरीबन 17 तलत साहब जो सीडीए के अफसरान थे, इस जो बरी इमाम, नूरपुर शहान और ये जो सैदपुर विलेज वाला मामला था, इसमें भी 17 जो सीडीए के अफसरान थे उनके खिलाफ जो है वो FIR दी गई हैं और उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है और सीडीए ने जो है उन तमाम अफसरान को HRD को रिपोर्ट किया हुआ है। लेकिन अभी चूंकि सीडीए इस हवाले से जो है वो नहीं बताता कभी भी डाटा अपना कि कितने उनके एहलकार और अफसरान जो है वो मुलव्वस होते हैं, क्योंकि शहर में इस तरीके से जो है वो इतनी बड़ी एक्सपेंशन, इतनी बड़ी तजावुजात कायम हो जाना जो है वो एक सवालिया निशान है सीडीए की कारकर्दगी पर, जो एक्टिवली सेक्टर्स में, और आप या मैं अपने घर के बाहर एक ईंट लगाते हैं, एक पौधा लगाते हैं, जो है वो पौधा भी नहीं लगा सकते, ये भी आपने ठीक है। लेकिन बड़ी बात करने की ये है कि इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहे हैं, अगर आप इसके अंदर अवाम के हकूक़ का जाविया तलाश करें तो फ्रैंकली आपको वो जाविया मिलेगा नहीं। ये सारी इंक्रोचमेंट्स हैं, ये कब्जे हैं, बंदों को कंपनसेशंस मिल चुकी हैं और ये अरबों खरबों की ज़मीन है। और फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। आपके इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर जब इस तरह कब्जे हों तो फिर क्या होगा। लेकिन कम अज़ कम अब ये अच्छा है कि कब्जे छुड़वाए जा रहे हैं। इस स्टोरी के ऊपर हम फॉलो अप आपको मज़ीद देंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।